तो देखो चैप्टर 9 अवकल समीकरण। तो अवकल समीकरण क्या है देखो, एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 चैप्टर 9, चैप्टर का नाम है अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो अवकल समीकरण क्या होता है, परिभाषा। अवकल समीकरण, अवकल समीकरण, अवकल समीकरण में देखो, सुनो पहले इसकी भूमिका पहले देखो। अवकल समीकरण y इज इक्वल टू, यदि एफ एक्स दिया है तो y इज इक्वल टू एफ एक्स बराबर है 2s + 1। तो इसमें s का मान हम अपन इस कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन y का मान कुछ नहीं ले सकते, क्योंकि s की वैल्यू y की वैल्यू पर डिपेंड करेगी। फॉर एग्जाम्पल यदि s की वैल्यू हम लेते थे, आप लोग जब 9वीं क्लास पढ़ते थे तो s की वैल्यू हम लेते थे 1 2 ऐसे कुछ। तो s की वैल्यू जब इसमें 1 रखते थे, s की वैल्यू तो क्या आएगी 2 × 1 + 1 तो 3 हो जाएगी। 2 रखोगे तो 2 × 2 + 1 तो 5 हो जाएगी। तो s की वैल्यू तो अपन मर्जी से ले सकते हो। अब y की वैल्यू इस फंक्शन की इस फलन की मदद से निकालते थे। तो यहाँ पे 3 आ गए, 5 आ गए, s हो गया y। तो s को कहते हैं स्वतंत्र चर, y को कहते हैं परतंत्र चर। क्या कहते हैं s को? जब s की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हो और y की वैल्यू आप कुछ ले सकते ना हो, हैं s की वैल्यू पर डिपेंड करती है, उसको परतंत्र चर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फलन है, y इज इक्वल टू एफ एक्स फलन है। ठीक है, तब s कहलाएगा स्वतंत्र चर और y कहलाएगा परतंत्र चर। तो ऐसा समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर x, परतंत्र चर y और परतंत्र चर y का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज उपस्थित हो, तो ऐसे समीकरण को कहते हैं अवकल समीकरण। एक ऐसा समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर x, परतंत्र चर y तथा परतंत्र चर y का स्वतंत्र चर s के सापेक्ष अवकलज उपस्थित हो, ऐसे समीकरण को क्या कहते हैं? अवकल समीकरण। जैसे ये ऐसे लिखा है d2y/ds2 + dy/ds + sy इज इक्वल टू 0। इस टाइप के समीकरण जिसमें s स्वतंत्र चर s, परतंत्र चर y और स्वतंत्र चर परतंत्र चर y का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज उपस्थित हो, ऐसे समीकरण को कहते हैं अवकल समीकरण। ठीक है, नमस्ते। तो ऐसा समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर s, परतंत्र चर y तथा परतंत्र चर y का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज उपस्थित हो, उसे अवकल समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो लिखो अवकल समीकरण की परिभाषा। लिखो ऐसा समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर x, एक नंबर में कई साल पूछी गई है, अवकल समीकरण को परिभाषित कीजिए। ऐसा समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर x, परतंत्र चर y तथा परतंत्र चर y का स्वतंत्र चर x के सापेक्ष अवकलज उपस्थित हों, उसे अवकल समीकरण कहते हैं। अवकल समीकरण कहते हैं। जैसे x² d2y/ds2 + x dy/ds + y इज इक्वल टू sin x, एक अवकल समीकरण है। एक अवकल समीकरण है। ठीक है, स्वतंत्र चर x, परतंत्र चर y और स्वतंत्र चर का परतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज उपस्थित है। ठीक है, परतंत्र चर y का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज उपस्थित हैं, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? एक अवकल समीकरण है। फिर पहली परिभाषा ये है। दूसरा है अवकल समीकरण की कोटि। दूसरा क्या है? अवकल समीकरण की कोटि क्या है? अवकल समीकरण की कोटि, अवकल समीकरण की कोटि, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण की कोटि।
तो अवकल समीकरण की कोटि क्या होती है, सुन लो पहले। किसी अवकल समीकरण की कोटि, जैसे मान लो इस प्रकार लिखा है d2/ds2, फिर लिखा है d/ds की पावर 7 प्लस y इज इक्वल टू 0। तो कोई आपसे पूछे कि इस अवकल समीकरण की कोटि क्या है, तो क्या बताओगे आप? 7 के 2 2 है, ठीक है। कैसे जाने कि 2 है? किसी अवकल समीकरण में विद्यमान उच्चतम कोटि के अवकलज, उच्चतम कोटि का अवकलज क्या है? d2/ds2। इसमें y का इसके सापेक्ष 2 बार अवकलन किया गया है, ठीक है। ये तो एक कोटि का अवकलज है, ये 2 कोटि का अवकलज है। तो उच्चतम कोटि के अवकलज को, उच्चतम कोटि के अवकलज के बराबर होता है। किसी अवकल समीकरण की कोटि उसमें विद्यमान उच्चतम कोटि के अवकलज के बराबर होता है। कितनी कोटि का अवकलज है? ये 2 कोटि का, ये 1 कोटि का अवकलज है। तो उच्चतम कोटि के अवकलज के बराबर होता है। किसी अवकल समीकरण की कोटि उसमें विद्यमान उच्चतम कोटि के अवकलज के बराबर होता है, उच्चतम कोटि के अवकलज के बराबर होता है, ठीक है। तो किसी अवकल समीकरण की कोटि कैसे लिखेंगे? किसी अवकल समीकरण की कोटि, किसी अवकल समीकरण की कोटि उसमें विद्यमान उच्चतम कोटि के, उच्चतम कोटि के अवकलज के बराबर होती है, अवकलज के बराबर होती है। अर्थात y का s के सापेक्ष, y का s के सापेक्ष जितनी बार अवकलन होगा, अब ये मान लो एस वाई में अवकल समीकरण नहीं है, दूसरे चर हैं, तो इसका मतलब क्या है? परतंत्र चर वाई का स्वतंत्र चर के सापेक्ष जितनी बार अवकलन होगा वही उस अवकल समीकरण की कोटि होगी। अर्थात और एक बार लिखे देते हैं, परतंत्र चर वाई का, परतंत्र चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष, स्वतंत्र चर के सापेक्ष जितनी बार अवकलन होगा, जितनी बार अवकलन होगा वही उसी की कोटि कहलाती है। वही उसकी 2 बार अवकलन तो 2 उसकी कोटि होगी, 5 बार अवकलन तो 5 उसकी कोटि होगी, वही उसकी कोटि कहलाती है, उसकी कोटि कहलाती है। जैसे ये लिखा है d3/ds3, फिर लिखा है d2/ds2 की पावर 5 और d/ds की पावर 7 प्लस y की पावर 9 इज इक्वल टू 0 की कोटि 3 है। में उच्चतम कोटि का अवकलज, उच्चतम कोटि का अवकलज d3/dx3 है, जिसकी कोटि 3 है, जिसकी कोटि 3 है। इसलिए अवकल समीकरण की कोटि बराबर 3। इसलिए अवकल समीकरण की कोटि बराबर 3। उच्चतम कोटि के अवकलज की जो कोटि होगी वही अवकल समीकरण की कोटि होगी, ठीक है। तो किसी अवकल समीकरण की कोटि उसमें विद्यमान उच्चतम कोटि के अवकलज की कोटि के बराबर होता है। अवकलज की कोटि जोड़ देना थोड़ा सा, अवकलज की कोटि के बराबर होती है या बराबर होता है। अर्थात y का स्वतंत्र चर s के सापेक्ष जितनी बार अवकलन होगा वही उसकी कोटि कहलाती है। तो यहाँ पे ये ना देख लो सबसे बड़ी घात दे करके कोटि बता दो, सबसे बड़ी घात 9 है, ठीक है। घात भी नहीं कहलाएगी अवकल समीकरण, अवकल समीकरण की घात भी नहीं कहलाएगी ये 9। पर बहुत लोग क्या करते हैं, अंदाज बस पढ़े लिखे नहीं रहते, कहते हैं बहुपद पढ़े रहते हैं 9वीं क्लास में,
तो जानते थे कि जो सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। तो 9वीं वाला रूल लगाए तो इसकी घात 9 लिख के चले आएंगे। क्या लिख के चले आएंगे? 9। ठीक है। पर क्या देखते हैं, उच्चतम कोटि के अवकलज, उच्चतम कोटि यहाँ d3/d3 है। अब उच्चतम कोटि का अवकलज है d3/d3। इस अवकलज की कोटि क्या है? 3। ठीक है, इसलिए अवकल समीकरण की कोटि 3 होगी। इसकी उच्चतम, ये तो उच्चतम कोटि का अवकलज थोड़ी है, ये तो 2 कोटि का अवकलज है। ये तो 3 कोटि का अवकलज है। तो उच्चतम कोटि तो 3 कोटि वाला ना कहलाएगा, इससे मतलब थोड़ी है। उच्चतम कोटि का अवकलज देखेंगे। हाँ, देश को किससे नापा जाएगा? शिवराज सिंह चौहान से कि मोदी से? अब देखो, अब अवकल समीकरण की घात, अवकल समीकरण की घात क्या होती है? अवकल समीकरण की घात लिखो, अवकल समीकरण की घात, अवकल समीकरण की घात। अब घात को अच्छे से समझना, क्योंकि घात में विशेष रूल है। सुन लो, एक एग्जाम्पल बता देंगे, आपको बात समझ में आ जाएगी। देखो यहाँ पे d2, फिर परिभाषा लिखवाते हैं। d2/ds2 है यहाँ, अब प्लस √1 प्लस d/ds की पावर 3 है, इज इक्वल टू 0। इसकी घात क्या है? अभी थोड़ी है? अभी वो समीकरण थोड़ी कर ली। देखो, अवकल समीकरण की घात क्या होती है? ठीक है, सुनो परिभाषा। किसी अवकल समीकरण की घात उसमें विद्यमान उच्चतम कोटि के अवकलज की घात के बराबर होता है यदि वह अवकल समीकरण कर्णी चिन्ह और भिन्नात्मक घातों से स्वतंत्र है। कर्णी चिन्ह व भिन्नात्मक घातों से स्वतंत्र है। तब उसमें देखो कि उच्चतम कोटि के अवकलज की घात क्या है, उच्चतम कोटि के अवकलज की घात क्या है। लेकिन अभी इसमें कर्णी चिन्ह है, तो कर्णी चिन्ह हटाने के बाद देखना है कि जो उच्चतम कोटि का अवकलज है उसकी घात क्या है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है d2/ds2 और प्लस d/ds, इसकी पावर लिखा है 3, ये प्लस y की पावर 7 इज इक्वल टू 0। आपसे कोई ये पूछे कि इस अवकल समीकरण की घात क्या है, तो कहोगे उच्चतम कोटि के अवकलज की घात के बराबर। तो उच्चतम कोटि का अवकलज तो ये है, इसकी घात 1 है, तो इस अवकल समीकरण की घात 1 होगी। अनजान लोग क्या बोल देंगे? 3 बोल देंगे अथवा 7 बोल देंगे। तो परिभाषा क्या है? किसी अवकल समीकरण की घात उसमें विद्यमान उच्चतम कोटि के अवकलज की घात के बराबर होता है। तो उच्चतम कोटि का अवकलज ये है कि ये, तो उच्चतम कोटि के अवकलज की घात के बराबर होता है यदि वह अवकल समीकरण कर्णी चिन्ह व भिन्नात्मक घातों से स्वतंत्र है। ठीक है, तो उसमें उच्चतम कोटि के अवकलज की घात को देख लो। यदि उसमें कर्णी चिन्ह लगा है अथवा भिन्नात्मक घातें लगी हैं, तो पहले भिन्नात्मक घात हटाएंगे और कर्णी चिन्ह हटाएंगे, इसके बाद देखेंगे कि उच्चतम कोटि का अवकलज की घात क्या है। ठीक है, वैसे तो बोल दोगे कि इसकी घात 1 है। ठीक है, यदि आप ये नहीं जानते कि यदि वह अवकल समीकरण कर्णी चिन्ह और भिन्नात्मक घातों से स्वतंत्र है, परिभाषा में यह भी जुड़ा है। किसी अवकल समीकरण की घात उसमें विद्यमान उच्चतम कोटि के अवकलज की घात के बराबर होता है बशर्ते वह अवकल समीकरण कर्णी चिन्ह व भिन्नात्मक घातों से स्वतंत्र हो। ठीक है, तो यह अवकल समीकरण कर्णी चिन्ह भिन्नात्मक घातों से स्वतंत्र तो नहीं है, तो पहले कर्णी चिन्ह हटाओगे। तो कर्णी चिन्ह हटाने के लिए रूट वाले पद को राइट साइड में ले जाओ और स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, तो रूट हटेगा। रूट हटने के बाद देखो उच्चतम कोटि के अवकलज की घात क्या है। ठीक है, तो इसको जब उधर ले जाएंगे, फिर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तब ना रूट हटेगा। तब आ जाएगा d2/ds2 की घात 2 आ जाएगी। तो अवकल समीकरण की घात क्या हो जाएगी? 2। ठीक है, इसी में पूछ दिया कि इसकी ऑब्जेक्टिव में आ गया कि इसकी घात होगी 1, 2, 3, 1/2। तो बहुत लोग कहेंगे रूट की घात 1/2, तो 1/2 लगा के चले आए। ठीक है, तो लिखते हैं परिभाषा। फिर अवकल समीकरण की घात, किसी अवकल समीकरण की घात, किसी अवकल समीकरण की घात
उसमें विद्यमान उच्चतम कोटि के अवकलज की घात के उच्चतम कोटि के अवकलज की घात के बराबर होता है यदि वह अवकल समीकरण कर्णी चिन्ह व भिन्नात्मक घातों से स्वतंत्र हो जैसे d3/ds3 प्लस d2/ds2 की पावर 4 d/ds की पावर 5 y की पावर 7 इज इक्वल टू 0 में उच्चतम कोटि का अवकलज d3/ds3 है, ठीक है, जिसकी कोटि 3 है, इसलिए अवकल समीकरण की कोटि बराबर 3 तथा इस अवकलज d3/ds3 की घात 1 है। घात 1 है ना, देखो यहाँ कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब घात 1 है, ठीक है, तथा इस अवकलज d3/ds3 की घात 1 है, इसलिए अवकल समीकरण की घात बराबर 1, अवकल समीकरण की घात बराबर 1 है, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि बात और स्पष्ट हो। क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन ये है अवकल समीकरण d2/ds2 प्लस अंडर रूट जो अभी लिखे थे 1 प्लस d/ds की पावर 3 इज इक्वल टू 0 की कोटि एवं घात ज्ञात कीजिए। कोटि एवं घात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कोटि के लिए यहाँ कर्णी चिन्ह हटाने की जरूरत नहीं होती, उसमें उच्चतम कोटि अवकलज की कोटि जो होगी वही अवकल समीकरण की कोटि हो जाएगी, है ना। तो दिया है एक अवकल समीकरण, क्या दिया है, d2/ds2 प्लस अंडर रूट 1 प्लस d/ds की घात 3 बराबर 0, ठीक है। तो इस अवकल समीकरण में उच्चतम कोटि का अवकलज d2/ds2 है, जिसकी कोटि 2 है, जिसकी कोटि 2 है, इसलिए अवकल समीकरण की कोटि, इसलिए अवकल समीकरण की कोटि बराबर 2।
इस अवकल समीकरण की कोटि बराबर 2। ठीक है, उच्चतम कोटि का अवकलन लिखिए सर। हाँ, अवकलज, अवकलज डेरिवेटिव, हाँ अवकलज, इसको अवकलज ये है। और किसी फलन का अवकलन करने की प्रक्रिया, अवकलज, अवकल गुणांक ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाता है अवकलन। ठीक है, अवकल गुणांक कहो या अवकलज कहो एक ही बात है। ठीक है, किसी फंक्शन का अवकलज या अवकल गुणांक ज्ञात करने का प्रोसेस अवकलन कहलाता है। ठीक है, ये अवकलज है या अवकल गुणांक है। ठीक है, तो इसकी कोटि क्या है? 2। तो अवकल समीकरण की कोटि भी 2 होगी। कहते न थे 10वीं में, पढ़े 9वीं में, किसी बहुपद की घात क्या होती है? ठीक है, उसमें उपस्थित चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। बोलते न थे, उसमें उपस्थित चर की अधिकतम घात को, चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। तो इसमें क्या कहते हैं? उच्चतम कोटि के अवकलज की जो कोटि होगी, उच्चतम कोटि के अवकलज की जो कोटि होगी वही कोटि क्या कहलाएगी? अवकल समीकरण की कोटि कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अवकल समीकरण की कोटि कहलाएगी। तो उच्चतम कोटि का अवकलज d2/ds2 है। इसकी कोटि क्या है इस अवकलज की? 2। इसलिए अवकल समीकरण की कोटि भी क्या होगी? 2। पर घात के लिए क्या करना पड़ेगा? करणी चिन्ह हटाना होगा। ठीक है, तो लिखो, अवकल समीकरण 1 की घात का निर्धारण करने के लिए सबसे पहले समीकरण 1 से करणी चिन्ह हटाना होगा। अवकल समीकरण 1 की घात का निर्धारण करने के लिए सबसे पहले समीकरण 1 से करणी चिन्ह हटाना होगा। इसके लिए समीकरण 1 से क्या लिखेंगे? इसको करनी चिन्ह वाले को राइट साइड, एक साइड में कर लो। d2/ds2 बराबर माइनस √1 प्लस d/ds का क्यूब। दोनों पक्षों का क्या कर दें? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो क्या होगा? d2/ds2 का वर्ग किए तो क्या आएगा? माइनस √1 प्लस d/ds की पावर 3 का स्क्वायर। ठीक है ना? तो वर्ग जब कर दोगे तो क्या होगा? माइनस का वर्ग प्लस होता है, तो यहाँ आ जाएगा d2/ds2 इज इक्वल टू 1 प्लस d/ds की पावर 3। ठीक है, इसका वर्ग करिए तो ये तो यहाँ देखो ये। अब देखते क्या है समीकरण 2 में उच्चतम कोटि की अवकलज की घात क्या है? 2 उच्चतम सर, इस घात 2 है। तो उच्चतम कोटि के अवकलज की घात के बराबर होता है अवकल समीकरण की घात। तो उच्चतम कोटि का अवकलज d2/ds2 है, इसकी घात क्या है? 2 है। इसलिए अवकल समीकरण की घात क्या होगी? 2। ठीक है, तो स्पष्टतः समीकरण 2 में उच्चतम कोटि का अवकलज, उच्चतम कोटि का अवकलज d2/ds2 है, जिसकी घात 2 है, जिसकी घात बराबर 2। इसलिए अवकल समीकरण की घात, इसलिए अवकल समीकरण की घात बराबर 2, घात बराबर 2 है। ठीक है, घात बराबर 2।
सबसे पहले क्या करना होगा, कर्ण चिन्ह अथवा भिन्नात्मक घात उससे हटाना पड़ेगा। फिर कर्ण चिन्ह भिन्नात्मक घात हटाने के बाद उस अवकल समीकरण की जो उच्चतम कोटि के अवकलज की घात होगी वे उस अवकल समीकरण की क्या हो जाएगी, क्या घात हो जाएगी। नोट फर्स्ट, यदि किसी अवकल समीकरण में यदि डेरिवेटिव में कोई अवकल समीकरण बहुपद नहीं है तो उसकी घात का निर्धारण नहीं किया जा सकता। नोट फर्स्ट में क्या लिखोगे, यदि कोई अवकल समीकरण dy अपान dx में बहुपद नहीं है, dy अपान ds कहो चाहे बाई डैश कहो ना, या इसी को कह सकते हैं बाई डैश। हाँ, यदि कोई अवकल समीकरण dy अपान ds या बाई डैश में बहुपद नहीं है तो उस अवकल समीकरण की घात का निर्धारण नहीं किया जा सकता। तो उस अवकल समीकरण की घात का निर्धारण नहीं किया जा सकता, यदि कोटि अगर सर इसमें कुछ नहीं है तो घात घात परिभाषित नहीं है। ये क्या लिखे, यदि लिखे नहीं, क्या लिख दिए, नहीं कर सकते सर। ये लिखा क्या है? लिखे क्या है, यदि अवकल समीकरण dy अपान, यदि अवकल समीकरण, कोई लिखिए यार। यदि कोई अवकल समीकरण, कोई या लिखना चाहिए, यदि कोई अवकल समीकरण dy अपान ds या बाई डैश में बहुपद नहीं है तो उस अवकल समीकरण की घात का, अवकल समीकरण की घात का निर्धारण नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि उस अवकल समीकरण की घात परिभाषित नहीं है। मतलब अगर खाली dy अपान dx रहेगा तो उसकी घात नहीं निकाल जा सकती। जैसे मान लो ऐसे कहीं है, बताते हैं अभी। ऐसी स्थिति में हम कहते हैं, ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि अवकल समीकरण की घात परिभाषित नहीं है, अवकल समीकरण की घात परिभाषित नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लिखा है अवकल समीकरण d2y अपान ds2 प्लस साइन dy अपान ds प्लस y इज इक्वल टू 0। तो dy अपान ds में ये बहुपद नहीं है, साइन आ गया, साइन dy अपान ds आ गया, ठीक है। साइन x होता तो हो जाता, पर साइन और फिर dy अपान ds है। जैसे मान लो इस प्रकार का हो, साइन x हो और d2y अपान ds 2 प्लस, ये क्या है, क्या लिख दें, dy अपान ds प्लस y इज इक्वल टू 0। तो इस अवकल समीकरण की घात 2 है, घात 1 है और कोटि 2 है। पर dy साइन के बाद dy अपान ds लगा हो तो परिभाषित नहीं है, वे बहुपद नहीं कहलाएगा उसमें, dy अपान ds में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यह अवकल समीकरण dy अपान ds या बाई डैश में बहुपद न होने की वजह से, बहुपद न होने की वजह से, इस अवकल समीकरण की घात परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है तथा कोटि बराबर 2, तथा इसकी कोटि बराबर क्या होगा, 2, इसकी कोटि 2 होगी, क्योंकि उच्चतम कोटि का अवकलज d2y अपान ds2 है, इसकी कोटि 2 है। उच्चतम कोटि का अवकलज d2y अपान ds2 है, इसकी कोटि क्या है, 2 है।
तो अवकल समीकरण की कोटि बराबर 2। वो शुभम सो रहा होगा, हम ये जानते हैं। ऐसी स्थिति में ही संस्कार काम आता है। आप उठ के चले आए और कोई सोया है, वो घर वालों का संस्कार भी उसमें असर करता है। ठीक है, इतने दूर से आप साइकिल चला के आए हो और कोई यहाँ पड़ोस में रहते हुए सोया हो रजाई के अंदर, और ट्यूशन यहाँ चल रहा हो, और ये नहीं है कि बहुत एक्सपर्ट भी हैं, आ जाते हैं क्लास में तो कम से कम 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव तो बन जाता, पर हो गया। राहु जिसके बैठा है तो उसको कौन, विष्णु भगवान नहीं उसको जगा पाए हैं, तो हम कौन होते हैं जगाने वाले। समझाया उसी को जाता है जो समझना चाहता है, जो समझना नहीं चाहता उसको कोई नहीं समझा सकता। दुर्योधन को कोई समझा पाया? दुर्योधन को ठीक है। अब अगली परिभाषा है अवकल समीकरण का हल। सुनो, अवकल समीकरण का हल या फॉर्मेशन ऑफ अवकल समीकरण की संरचना। दूसरे नंबर सर, अवकल समीकरण की संरचना। दूसरे नंबर सर, नोट में। अगला पॉइंट लिखो, क्यों 3 पॉइंट लिखवा चुके। पहले अवकल समीकरण की परिभाषा बताए, फिर कोटि बताए, फिर घात बताए, अब चौथा पॉइंट। सर नोट में लिखा है सर। नोट ना लिखो, चौथा पॉइंट लिखो। चौथा पॉइंट क्या है? अवकल समीकरण की संरचना। अवकल समीकरण की संरचना। अवकल समीकरण की संरचना। अवकल समीकरण की संरचना। आगे अवकल समीकरण की एक किताब है पूरा 5 यूनिट की, ठीक है, बीएससी सेकंड ईयर में। आप तो आप ABCD पढ़ रहे हो अवकल समीकरण का। हाँ, अवकल समीकरण की संरचना देखो, सुन लो। तो अवकल समीकरण की संरचना का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो y बराबर log x प्लस c के लिए अवकल समीकरण बनाइए, ये कहा जाए। ठीक है, एक संबंध दिया है x और y में, और इस संबंध के लिए कहा जाए कि अवकल समीकरण बनाइए। तो अवकल समीकरण कैसे बनाओगे, कैसे अवकल समीकरण की रचना करोगे? ठीक है, तो देखो यहाँ पे y बराबर log s प्लस c। c एक अचर पद है, प्राचल है। ठीक है, जैसे प्राचल किसे कहेंगे? जैसे मान लो s स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। a स्क्वायर यहाँ प्राचल है, ये जानते हो। सुनो, ये क्या है? एक सर्किल है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है और त्रिज्या a है। त्रिज्या a, तो a कोई संख्या थोड़ी है। एक स्थान पे 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 3 लिख भी सकते हैं, इसलिए a को हम प्राचल कहते हैं। a का मान स्थिर नहीं है, लेकिन यहाँ पे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर लिख दिए। ठीक है, ये फिक्स मान है 2, लेकिन a फिक्स मान नहीं है। एक स्थान पे हम 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं। तो ये एक सर्किल का इक्वेशन नहीं है, फैमिली ऑफ सर्किल का इक्वेशन है, सर्किल के परिवार का समीकरण है। ठीक है, इस प्रकार के बहुत सर्किल बनाए जा सकते हैं जिसका केंद्र मूल बिंदु पर हो। ठीक है, तो किसका इक्वेशन है ये? सर्किल के परिवार का इक्वेशन है। इस सर्किल के परिवार का इक्वेशन है। ठीक है, अब तो इसमें एक ठो प्राचल है कि नहीं? कितने प्राचल है? एक ठो प्राचल है। तो जब एक ठो प्राचल है तो कोई ये कहता है कि इस संबंध के संगत अवकल समीकरण बनाइए। तो इस संबंध के संगत अवकल समीकरण बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस संबंध का हम s के सापेक्ष उतनी बार अवकलन करेंगे जितने उसमें प्राचल उपस्थित होंगे। तो यहाँ प्राचल तो 1 उपस्थित है, तो 1 बार अवकलन करेंगे। यदि किसी संबंध में 2 प्राचल उपस्थित हैं तो 2 बार अवकलन करेंगे। किसी संबंध में 3 प्राचल उपस्थित हैं तो 3 बार अवकलन करेंगे। तो 3 बार अवकलन करने से 3 समीकरण और बन जाएंगे। 1 तो दिए रहता है, तो 4 समीकरण आ जाएंगे। 4 समीकरण का मदद लेकर के उन प्राचल का विलोपन करेंगे। विलोपन करने से जो समीकरण आएगा वे कहलाएगा दिए गए संबंध के संगत अवकल समीकरण। फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू log s प्लस c में 1 प्राचल है। ठीक है, तो इसका हम अवकलन कर देंगे तो क्या आएगा? dy अपॉन ds
log s का अवकलन 1/s, और c का 0, तो dy/ds इज इक्वल टू 1/s। प्राचल का अस्तित्व ही खत्म हो गया, तो यही अवकल समीकरण होगा इस संबंध का। लेकिन इसमें देखो, इसका यदि s के सापेक्ष अवकलन करें तो 2s, ये हो 2/dy/ds है, और ये क्या होगा 0। तो ये भी अवकल समीकरण 2 का भाग दे दो तो s प्लस बाई dy/ds इज इक्वल टू 0। तो इस संबंध का ये अवकल समीकरण है। यदि मान लो यदि हम अवकलन करते और ये हटता ना, तो समीकरण 1 से a का मान निकाल के 2 में रखते तो a का विलोपन हो जाता, और विलोपन होने के बाद जो समीकरण प्राप्त होता वे कहलाता इस संबंध का अवकल समीकरण। ठीक है, तो किसी दिए गए संबंध के संगत अवकल समीकरण बनाने के लिए दिए गए संबंध का उतनी बार इसके सापेक्ष अवकलन करते हैं जितने उसमें प्राचल उपस्थित होते हैं। ठीक है, और अवकलन करने से जो समीकरण प्राप्त हुए उन समीकरण और दिए गए संबंध की सहायता से प्राचल का विलोपन करते हैं। प्राप्त विलोपन फल दिए गए संबंध के संगत आभीष्ट अवकल समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो किसी दिए गए संबंध के संगत अवकल समीकरण बनाने के लिए क्या करते हैं, उतनी बार इसके सापेक्ष अवकलन करते हैं जितने उसमें प्राचल उपस्थित रहते हैं। अवकलन करने से जो समीकरण प्राप्त हुए हैं और जो दिया गया समीकरण है उसकी मदद लेकर के प्राचल का विलोपन करेंगे। विलोपन करने से जो विलोपन फल आएगा वह कहलाएगा दिए गए संबंध के संगत आभीष्ट अवकल समीकरण। ठीक है, दिए गए संबंध के संगत आभीष्ट अवकल समीकरण। तो लिखो आगे। सर ये कौन सा वृत्त है? सेकेंडरी सकेंद्री वृत्त है, फैमिली ऑफ सर्किल का इक्वेशन है, वृत्तों के परिवार का समीकरण है, वृत्तों के परिवार का समीकरण। ठीक है, फैमिली ऑफ सर्किल यानी सकेंद्री वृत्त कह सकते हैं इसको। सकेंद्री वृत्त उसे कहते हैं जिसका केंद्र एक ही हो, त्रिज्या कई हो। ठीक है, अलग अलग हो, उनके बीच की दूरी से मतलब नहीं है। फैमिली ऑफ सर्किल का इक्वेशन है ये, फैमिली ऑफ सर्किल का इक्वेशन है। तो क्या लिखो, अवकल समीकरण की संरचना के लिए क्या बोल गए अभी, लिखो इसको। किसी दिए गए संबंध के संगत किसी दिए गए संबंध के संगत अवकल समीकरण बनाने के लिए दिए गए संबंध का x के सापेक्ष उतनी बार अवकलन करते हैं जितने उसमें प्राचल उपस्थित होते हैं, प्राचल उपस्थित होते हैं। ठीक है, किसी दिए गए संबंध के संगत अवकल समीकरण बनाने के लिए दिए गए संबंध का s के सापेक्ष उतनी बार अवकलन करते हैं जितने उसमें प्राचल उपस्थित होते हैं। ठीक है, अवकलन से प्राप्त समीकरण व दिए गए संबंध के संगत अवकलन से प्राप्त समीकरण व दिए गए संबंध की सहायता से प्राचल का विलोपन करने से प्राप्त विलोपन फल दिए गए संबंध के संगत आभीष्ट अवकल समीकरण कहलाता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन लिखते हैं,
वृत्तों के परिवार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर का अवकल समीकरण बनाइए। अवकल समीकरण बनाइए। ठीक है, वृत्तों के परिवार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का अवकल समीकरण बनाइए। अवकल समीकरण बनाइए, अवकल समीकरण की रचना कीजिए। ठीक है, तो क्या करोगे, दिया है वक्रों के या वक्रकुल का समीकरण, वक्रकुल का हो या वृत्तकुल, वृत्तकुल क्या बोलेंगे, कुल माने परिवार, सुने हो नाम, हम किस कुल के आदमी हो कुल, हाँ, तो वृत्तकुल का समीकरण, वृत्तकुल का समीकरण है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, समीकरण नंबर 1 वृत्तकुल का समीकरण है। ठीक है, तब हमें वृत्तकुल का अवकल समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, तो चूंकि वृत्तकुल एक में, चूंकि वृत्तकुल एक में, चूंकि वृत्तकुल एक में केवल एक प्राचल ए उपस्थित है, चूंकि वृत्तकुल एक में केवल एक प्राचल ए उपस्थित है, अतः संबंध एक के संगत अवकल समीकरण के लिए, अवकल समीकरण के लिए समीकरण एक का x के सापेक्ष एक बार अवकलन करने पर, एक बार अवकलन करने पर, एक बार अवकलन करने पर, ठीक है, तो 2x यह होगा 2y और dy अपॉन ds, ए स्क्वायर का अवकलन 0, तो 2 का भाग दे दो, तो s प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू 0। यही यहाँ तो देखो प्राचल से फ्री है, जो कि प्राचल ए से फ्री है, जो कि प्राचल ए से स्वतंत्र है, इसलिए यही वृत्तकुल एक का अवकल समीकरण है। तो यही वृत्तकुल एक का अवकल समीकरण है, वृत्तकुल का अवकल समीकरण है। ठीक है ना। अब 5वां नंबर लिखो, अवकल समीकरण का हल। 5वां नंबर लिखो, अवकल समीकरण का हल, अवकल समीकरण का हल, अवकल समीकरण का हल। ठीक है, अवकल समीकरण का हल से संबंधित क्वेश्चन 9.2 में दिए गए हैं। तो हल क्या होता है जानते हो? x और y में कोई दिया गया संबंध किसी दिए गए अवकल समीकरण का हल कब कहलाएगा? जब वह संबंध में अवकलन जो उपस्थित ना हो तथा वह संबंध दिए गए अवकल समीकरण को संतुष्ट करे। वह संबंध दिए गए अवकल समीकरण को क्या करे? संतुष्ट करे। ठीक है, तो वह संबंध दिए गए अवकल समीकरण का क्या कहलाएगा? हल। ठीक है, तो देखो आगे अवकल समीकरण के हल समझाते हैं। जैसे मान लो y इज इक्वल टू आपके पास log sin x है और प्लस c, y बराबर log sin x प्लस c। ठीक है, कल के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। कल आप लोग आना 1 बजे, तो 1 से
3 पढ़ाएंगे, 3 से 4.5 टेस्ट लेंगे और उसमें देंगे सिर्फ क्षेत्रफल वाला वो समाकलन का अनुप्रयोग केवल 10 क्वेश्चन, समाकलन का अनुप्रयोग केवल 10 क्वेश्चन। ठीक है, पढ़ाएंगे कितने बजे से? 1 से 2, 1 से 3, यही इसी के आगे का, इसी के आगे का पढ़ाएंगे 2 घंटे, अब 1.5 घंटे टेस्ट लेंगे। इतना संभव है ना कि 1.5 घंटे पढ़ाएं, टेस्ट 1.5 घंटे के लेंगे, 1.5 घंटा पढ़ा देंगे। सिर्फ उसका 8 कल जो पढ़ाए हैं 8 चैप्टर से जो जितना, उन्हीं में से देंगे क्वेश्चन। 16 प्रश्न है सर। हाँ 16 जितने क्वेश्चन बताए हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन करने रहेंगे। ठीक है, तैयार करके लिख दोगे तो कॉन्फिडेंट तो रहेगा कि हाँ कभी तो कभी तैयार करोगे ही, तभी तैयार करके यहाँ लिख दो। अब इतने में भी नहीं आओगे तो फिर तो राहु बैठा है मान लो आपके दिमाग में शुभम की भांति। ठीक है, तो कोई दिक्कत है इसमें कि आ जाओगे कि नहीं आओगे? आओगे ना। 1 बजे से आना, तो 1 से 3 पढ़ाएंगे, 3 से 4.5 टेस्ट। चलो, तो अवकल समीकरण का हल, अवकल समीकरण का हल देखो, सुन लो। जैसे y बराबर log sin s प्लस सी डी वाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू कॉट एस का हल है। कॉट एस का हल है। क्यों है कॉट एस का हल? क्योंकि इस संबंध में कोई अवकलज उपस्थित नहीं है। अवकलज का मतलब डी बाई अपॉन डी एस उपस्थित नहीं है, डी टू बाई अपॉन डी एस टू नहीं उपस्थित है, डी थ्री बाई अपॉन डी एस थ्री नहीं उपस्थित है। क्या उपस्थित है? ठीक है, तो एस बाई में कोई दिया गया संबंध किसी दिए गए अवकल समीकरण का हल कब कहलाता है? जब उस संबंध में कोई अवकलज उपस्थित न हो। और दूसरी शर्त क्या है कि वह संबंध दिए गए अवकल समीकरण को संतुष्ट भी करता हो। संतुष्ट करने का मतलब क्या हुआ? इस संबंध से डी वाई अपॉन डी एस का मान निकाल करके इसमें रखो तो दोनों साइड बराबर आना चाहिए। तो रखो यहाँ पे, इसका अवकलन करो तो क्या आएगा? डी वाई अपॉन डी एस है, log sin इसका अवकलन अवकलन 1 अपॉन साइन एक्स है, और साइन एक्स का फिर से तो cos एक्स, 80 का अवकलन 0, तो डी वाई अपॉन डी एस बराबर क्या आ गया? काट एस। अब काट एस यहाँ रख दोगे तो काट एस बराबर काट एस नहीं आ गया? हैं? हाँ, तो log sin s प्लस सी, तो इसको निश्चित रूप से अवकलन करने से काट एस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स वाई में कोई दिया गया संबंध किसी दिए गए अवकल समीकरण का हल कब कहलाता है? जब उस संबंध में कोई अवकलज उपस्थित ना हो तथा वह दिए गए अवकल समीकरण को संतुष्ट करता हो। तो लिखो परिभाषा, एक्स वाई में कोई दिया गया संबंध, एक्स वाई में कोई दिया गया संबंध किसी दिए गए अवकल समीकरण का, एक्स व वाई में, एक्स व वाई में कोई दिया गया संबंध है, कोई दिया गया संबंध किसी दिए गए अवकल समीकरण का, किसी दिए गए अवकल समीकरण का हल कहलाता है, हल कहलाता है। एक्स व वाई में कोई दिया गया संबंध किसी दिए गए अवकल समीकरण का हल कहलाता है यदि उस संबंध में कोई अवकलज उपस्थित ना हो, कोई अवकलज उपस्थित ना हो, उपस्थित ना हो तथा वह संबंध है, तथा वह संबंध है दिए गए अवकल समीकरण को, दिए गए अवकल समीकरण को संतुष्ट करे, अवकल समीकरण को संतुष्ट करे। जैसे y बराबर log sin x प्लस सी, अवकल समीकरण डी वाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू काट एक्स का, काट एस का एक हल है, एक हल है क्योंकि संबंध y इज इक्वल टू log sin x प्लस सी में
कोई अवकलज उपस्थित नहीं है, कोई अवकलज उपस्थित नहीं है तथा यह संबंध दिए गए अवकल समीकरण को संतुष्ट करता है, अर्थात y = log sin x प्लस सी, इसका अवकलन कर दो इसके सापेक्ष तो क्या आएगा, dy/ds log sin इसका 1/sin s, sin s का फिर से तो cos x, तो क्या आ गया, dy/ds की वैल्यू आ गई cot x, और dy/ds का मान dy/ds = cot x में रखने पर, तो रख दोगे तो क्या होगा, cot x बराबर cot x, तो क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो ये इसका मतलब संतुष्ट कर रहा है। दोनों दिया रहेगा। हाँ, अवकल समीकरण भी दिया रहेगा, संबंध भी दिया रहेगा, तो जांच करना रहेगा कि दिया गया संबंध अवकल समीकरण का हल है कि नहीं है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, अतः y बराबर log sin x और प्लस सी अवकल समीकरण का हल है। अवकल समीकरण, कौन अवकल समीकरण, dy/ds = cot x का एक हल है, लिख ले अवकल समीकरण। हाँ चलो लिखो, 6 नंबर, अवकल समीकरण को हल करने की विधियाँ या अवकल समीकरण के प्रकार। अवकल समीकरण के प्रकार 3 प्रकार के पढ़ना है आपको इस कोर्स ब्राह्मी में। अवकल समीकरण के प्रकार, नंबर 1 चरों का पृथक्करण, दूसरा होता है समघातीय, तीसरा है रैखिक। ये सब क्रम से आएंगे ना सर? क्रम से? हाँ, सब क्रम से आएंगे। तो नंबर फर्स्ट क्या है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, अवकल समीकरण यथातथ, क्या बोलते, यथातथ कहाँ, यथातथ तो कोर्स में नहीं है आपके, वे है क्या बोलते हैं, चरों के पृथक्करण, करण विधि से हल होने वाले अवकल समीकरण। दूसरा क्या आएगा, समघाती अवकल समीकरण, और तीसरा आएगा रैखिक अवकल समीकरण। तीनों चीज़ों को पढ़ना है। रैखिक अवकल समीकरण के प्रकार, चरों के पृथक्करण विधि से हल होने वाले अवकल समीकरण, समघाती अवकल समीकरण, रैखिक अवकल समीकरण। अवकल समीकरण प्रकार है। हाँ, चरों के पृथक्करण विधि से हल, 3 एक्सरसाइज हैं। एक तो पहले ये चेक करना है कि घात कोट, ये एक्सरसाइज है। एक ये है कि दिया गया संबंध अवकल समीकरण का हल है कि नहीं है। एक फिर क्या है, चरों के पृथक्करण विधि से हल होने वाले अवकल समीकरण। एक में क्या है, समघाती है, एक में क्या है, रैखिक है। 5 एक्सरसाइज है। हाँ, 3 उसमें क्या दिया है, समघाती वाला हटा दिया है क्या, हटाया, फालतू में है सब। करोना सर उन्हें थोड़ी लगा है कि हटा दें। बच्चे टूट गए तो साले जितना भी सोचते हैं कि हाँ वो 10वीं हो, बोर्ड दिए नहीं हैं इस साल भाई लड़कों, तो आप थोड़ा हेल्प कर। वोट नहीं दिए सर 10वीं में? आप लोग 10वीं के बोर्ड कहाँ दिए हो? पहली बार तो मुकाबला हो रहा है। मैं
वार्षिक अर्धवार्षिक दिए हैं वो नहीं देते थे। दिए व्यापक हल वाले अवकल समीकरण का निर्माण ये हटाए 904 क्या हर 3 हटा है यार। दिए हुए यहाँ पे देख रही है सर लिखा तो है अवकल समीकरण हाँ वो समझ गए। दिए हुए व्यापक हल वाले अवकल समीकरण का निर्माण हाँ हाँ जो व्यापक जैसे कोई दिया है कि परवलय का अवकल समीकरण बनाइए। हाँ और क्या लिखा है?